अस्सलाम वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक के सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। अहमद यार अर्ज़ कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अहमद, हम पहचान गए हैं। सुनाओ बच्चे, और तुम सब ठीक हो? जी आगा जी, अल्लाह का एहसान है। अगर एहसान है तो अहमद तुम्हारी आवाज़ में थकावट कैसी हो? मजरूह सी हंस दी। आप पता नहीं आगा जी क्यों, पर थकावट मेरे रेशे रेशे में उतर कर दिन ब दिन मुझे खोखला करती जा रही है। उसके लहजे में बोलते दुख ने बाप के सीने को छलनी कर दिया। अहमद तुम उस औरत को छोड़ क्यों नहीं देते? आगा जी, उसको छोड़ देने से अगर मेरे दिल के जख्मों का इलाज होता तो कब का मैं ये काम कर चुका था। अहमद, तुम्हारे साथ होने वाली इस ज्यादती के लिए मैं और तुम्हारी माँ कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिल आखिर वो पसंद तो तुम्हारी थी। मैं आपसे लातादाद मरतबा दरख्वास्त कर चुका हूँ आगा जी, प्लीज़ यूँ सोचकर खुद को अजियत ना दिया करें। खैरियत, अब आपकी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। अ, आखिर पसंद हमारी ही थी। इसने बाद में मज़ाक पैदा करना चाहा, बस तो तुम्हारी थोड़ी मोड़ी और नकचड़ी है। हाँ, साथ में बेहद ज़ालिम और शोहर की नाफरमान भी है। मेरे हीरे से बेटे के दिल को तोड़ने वाली बदबख्त औरत दूसरी तरफ फ़ोन पर बेजान आ गई थी। वो धीरे से एहतजाज करता बोला, बीबी बीजी ऐसा नहीं ना कहे, मेरे बच्चों की माँ है। अगर उन्होंने आपके अल्फाज सुन लिए तो मासूम फरिश्तों के दिल को ठेस पहुंचेगी। अहमद यार, मेरे जिगर के टुकड़े, हमारे मुआशरे का मर्द तेरे साबर और तहम्मुल मजाज नहीं होता। लोग कहते हैं सरदार, और अहमद यार खान अपनी बीवी को 12 साल में भी काबू ना कर सका। बीजी, तो लोग तो पागल हैं, मैं तो जानवरों को काबू करने पर यकीन नहीं रखता, और यहाँ तो एक जीते जागते सांस लेते वजूद की बात हो रही है। बीजी, इंसान को अल्लाह पाक ने फिर मखलूक़ात बनाया है, अक्ल फहम दीगर फरिश्तों से उसको सजदा करवाया है। क्या मैं उसके साथ इस वजह से सख्त रवैया अपनाऊं कि वो मेरे आने पर मेरा हंस कर इस्तकबाल नहीं करती? मेरे बच्चों की खातिर उसके पास 2 घड़ी वक़्त नहीं है। वो इनकी तालीम और तरबियत में दिलचस्पी नहीं रखती। वो साल से 6 महीने अपने बिछड़ने वालों को याद करके रोती है, और बाकी के 6 माह दिन रात पार्टियां उड़ाकर अपना दुख भूलने की कोशिश करती है। वो तो पहले ही कोशिश कर रही है, उसमें मज़ीद कुछ कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और बीजी, क्या आपका अहमद इतना क्या गुजरा है कि बीवी को मार पीट कर उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करे? वो अंदाज़ा भी ना कर सका कि उसका ये शिकस्ता सवाल माँ के दिल पर कैसी क़यामत ढा गया था। उनकी आंखें अहमद के गम में नम होगी। खैर, न जाने क्यों हमेशा हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू एक ही रुख इख्तियार कर जाती है। बीजी, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। सहारा अपने वालिदैन की तरफ गई है, कोई इल्म नहीं कब वापस आती है। इधर गुड़िया को बहुत बड़ा तेज़ बुखार है, आप प्लीज़ आ सके पास आ जाए, उसके पास आ जाए। मेरा कल अहम एक मीटिंग है, नहीं तो मैं आपको ज़हमत ना देता। अच्छा बस करो दो। अहमद यार, तुम्हें माँ के साथ तो कम से कम इतना फॉर्मल नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। आ जाऊँगी, मेरे जान माँ कुर्बान अपने बच्चों पर। तुमने गुड़िया को दवा वगैरह दिलवाई? जी, 7 बजे से उसको बहला रहा हूँ, अभी दवा के ज़ेर असर सो गई है, तभी उसके पास से उठ पाया हूँ। यूँ अचानक बुखार आ कैसे गया? अभी पिछले हफ्ते तो बिल्कुल ठीक हंसती बोलती को छोड़ कर के डॉक्टर ने बताया मौसमी तब्दीली की वजह से वायरस कैच कर गई है। एंटीबायोटिक कोर्स का दिया है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। मुझे इसी वक्त फ़ोन कर देते, मैं आ जाती। अभी ना तो अहमद मोहम्मद यार घर पर है, और ना ड्राइवर भी चला गया है। तुम ऐसा करो, अपना ड्राइवर भेज दो, मैं आ जाती हूँ। नहीं बीजी, आप सुबह आराम से आ जाइएगा, मैं ड्राइवर भेज दूंगा, रात को मैं उसके पास हो जाऊँगा। अहमद यार, मेरे लाल में, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे बाप, अपनी बेटी की खातिर सारी रात जाकर भी गुजार लोगे, चाहे सुबह तुम्हें कितनी ही ज़रूरी काम को क्यों ना सर अंजाम देना हो। पर मेरे शहजादा, अपनी माँ का दिल का भी सोचो, कैसे सारी रात आराम से रह सकेगी? अगर मेरा बच्चा बेआराम रहेगा, तुम भेजो ड्राइवर को, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी इस वक्त आने से। आगा जी को सुबह ऑफिस जाते वक्त तैयारी में मुश्किल पेश आएगी। तुम्हारे आगा जी अब छोटे से बच्चे तो नहीं हैं, नौकरों के फौज उनके इशारे पर काम करती है। मैं तो सिर्फ लड़ाई झगड़े के वक्त काम आती हूँ। आज भी लेकर बैठे हुए थे तुम्हारे बहुओं की बातें, बस थकते नहीं है, हर वक्त सर खपाने को तैयार होते हैं, इसलिए उनकी फिक्र ना क्या करो। वैसे भी मोहम्मद यार भी तो है घर पर, तुम जल्दी से भेजो ड्राइवर का। मेरी गुड़िया कह रही होगी अम्मा ना जाने किधर गुप हो गई है। वो अपनी माँ के प्यार पर धीरे से मुस्कुरा दिया, जो हुक्म, अभी भेज देता हूँ, ओके खुदा हाफिज। फोन रख कर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, पास कोई नौकरानी नजर ना आया, नौकर नजर आया, खुद ही चलता हुआ बाहर की तरफ आ गया। रशीद जी आखा, सरदार जी, यार जरा जाकर बीजी को लेकर आओ, वो इंतज़ार करी है। सो बिस्मिल्लाह सरदार जी, मैं उन्हें ही जानना। हाँ जाओ, और खाना वगैरह खाया है? मैं सदके जावा सरदार जी, इस घर दा कोई नौकर कदी भुक्का नहीं सुत्ता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टुकर कदे दा खा लिया है।
कदों तो खा लिया है। चलो जाओ फिर रात गहरी हो जाएगी। अहमद यार वापस अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि रशीद उसी वक़्त रवाना हो गया। अहमद यार को इल्म था अम्मा उसे रात के 10 बजे फ़ॉर्मल कपड़ों में देखेंगी तो उन्हें इसके आराम की फ़िक्र नहीं सरे से लाहिक हो जाएगी। इसलिए अपने कमरे आते ही उसने 3 पीस सूट उतार कर सफ़ेद शलवार सूट ज़ेब तन कर लिया। उसके इस सारे अमल के दौरान उसके चेहरे पर दुःख की गहरी तहरीर थी। वो कोई हमेशा से इतना संजीदा और सोचों में डूबा रहने वाला इंसान तो नहीं था। वो तो एक खूबसूरत जिंदा दिल नौजवान था जिसके भरपूर कहकों से उनके घर का माहौल जिंदा सांस लेता हुआ महसूस होता था। बहनों से छेड़छाड़ करना, छोटे भाई की वक्तन फवक्तन टांग खींचना, माँ से डांट खानी, आगाची से चोरी दोस्तों के साथ हर साल पाकिस्तान की सैर को जाना, वापसी पर खूब डांट पड़नी पर वो सर झुकाकर सारी डांट सुन लेता। बाप के सामने जुबान को कफल लग जाते थे, पर जैसे ही आगाजी गुस्सा निकालकर मंजरे से हट जाते वो फौरन सबके दरमियान राजा अंदर बनकर बैठ जाता। तस्वीरों के ढेर शहर-शहर से खरीद कर लाई हुई सौगातें और दोस्तों के लतीफ़े आने वाले कई दिनों तक ये सब घर में घर की मेन एंटरटेनमेंट रहती। तो नौशाबा चुप होती तो शेबा शुरू हो जाती। भाई बताओ ना, जब गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ रही थी क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो गर्दन अकड़ कर जो फ़ौरन जवाब देता, पागल हो क्या? तुम्हारा भाई अल्लाह के बाद आगा जी के अलावा किसी से नहीं डरता। नौशाबा इसी वक़्त माँ को बिप करवाना अपना फ़र्ज़ समझती। बीजी सुन रही हैं, अहमदियत आपसे बिल्कुल नहीं रखते। हाँ तो क्यों डरूँ? मेरी बीजी कौन-सा कोई बाहर वाली मखलूक है? नौशाबा ने दोनों को कानों को हाथ लगाया। तौबा इस्तग़फ़ार! अहमद यार तुम आगा जी को बाहर वाली मखलूक कह रहे हो? बीजी चुप करवा ले मासी सकीना को, वरना दो लगाऊंगा भूतनी ना हो। तो आखिरकार बीजी की बारी आई, उन्होंने दोनों को डांट दिया। तुम दोनों ही कम नहीं हो, बहन को ऐसे बोलते हैं? और नौशाबा तुम्हारी भी गज भी भर की लंबी जुबान है, कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ इसका नाम मत लेकर मत बात क्या करो। वो तुमसे बड़ा है, जाने दे बीजी, कौन सा कोई 100 साल बड़ा हो, 1 साल का फ़र्क है। मैं तो उसको हमेशा अहमद यार ही बोलूँगी, कोई नहीं कहने दे जो कुछ भी कहती है बीजी, मैं भी इसको चुड़ैल ही बोलूँगा। एवें चुड़ैल बुलाओगे? चुड़ैल होगी तुम्हारी कोई होती हुई सोती। जो खबरदार जो मुझे ऐसा बोला, जाकर सीधा आगा जी को बता दूंगी महीने की कौन सी तारीख को दोस्तों के साथ मिलकर फिल्में देखते हैं। बता देना, आखिर एक शिकायती चूही से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अपनी दफ़ा भी आना अब मेरे पास मुंह लटका कर। अहमद देखो भाई नहीं, गैस पेपर बता दो। आई बड़ी ब्लैक मेलर। वो उसकी बेचारी सूरत को फातह नजर से देखते हुए चढ़ाता नौशाबा को और आग लग जाती और हर दफ़ा की यूं ही झपड़े होती, मगर जब दोनों को एक दूसरे से कोई काम होता, एक घी तो दूसरा शक्कर साबित होता। अहमद यार आगा जी की सबसे पहली औलाद थी, इसलिए उससे मोहब्बत और उम्मीदें भी ज़्यादा थी। वो चाहे जितना भी लाबाली और शौक रहा हो, माँ बाप को कभी मायूस नहीं किया। हर साल अपनी क्लास में बेहतरीन रिजल्ट लेना, खेलों में अव्वल आना, तकरीर मुकाबले में अपनी धाक बैठाना, ये सब उसके क्रेडिट पे जाता था। वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क का सबसे काबिल वकील बनना चाहता था। दिन रात की मेहनत से उसने बाप का ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर किया। उसके बाद अहमद यार से 1 साल छोटी नौशाबा थी। खूबसूरती तो तमाम बहन भाइयों को ख़ानदान से वरासत में मिली थी। वहाँ चारों में कोई मुकाबला ना था, चारों के चारों एक दूसरे को पीछे छोड़ते थे। नौशाबा ने एमए इस्लामिया नाचने का कोर्स किया था। नौशाबा चूँकि बाप की लाडली रही इसलिए मूडी थी, पर दिल की प्यारी ऐसे लोगों में जो ज़्यादा जताते नहीं मगर होते सबका ख्याल करने वाले हैं। बीजी की कड़ी तरबियत पे हर काम का हुनर सीखा, खाने बनाने से कपड़े सीने देने तक सब कुछ। नौशाबा से छोटी तो शीबा मनमोजी इंसान, नरम लबो लहजा वाली, सबकी प्यारी बहन, भाइयों की पर जान देने वाली, बहन को अपना रोल मॉडल समझने वाली, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली, बड़ी से बड़ी नाराज़गी एक मुस्कुराहट पर लौटा देने वाली। नौशाबा की राय के मुताबिक हद से ज़्यादा काम चोर भी बीजी को मस्का लगाकर पैसे बटोरने वाली, खाने पीने की शौकीन और खाना बनाने से जान जाती। एम कॉम के बाद तलीम को खैराबाद कह दिया। नौशाबा और अहमद यार की शादियां एक साथ हुई थी। नौशीबा की 4 साल बाद बरादरी में ही अच्छा रिश्ता मिल जाने पर कर दी गई। अब सिर्फ अहमद यार ही रहता था जो अपनी तलीम मुकम्मल करने के बाद बाप की बनाई हुई लॉ फर्म में वालिद और बड़े भाई के साथ ही एक वकील की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक देकर एक 10 साल लड़का अंदर आया था। अहमद यार ने नज़र उठाकर अपनी कार्बिन कापी अपने बेटे को अपने साथ देखा तो चेहरे पर हर दर्जा नरमी छाने के साथ आंखों की चमक भी बढ़ गई।
पापा मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? अरे नहीं गाजी, आओ बैठो। वो खुद भी ऑफिस से आया था। बीजी ने मुलाजमा के हाथ चाय उसके कमरे में ही भिजवा दी। इस वक्त जो चाय पीते हुए वो CNN का देख रहा था। अम, वो आकर बाप के साथ सोफे पर बैठ गया। चाय पियोगे? गाजी ने नफी में सर हिलाया। नहीं आप पिए, मैं दूध पीकर आया हूँ। हाँ केक जरूर खाऊंगा। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। अहमद यार ने आलमंड केक की स्लाइस काटकर एक प्लेट में डालने के बाद बेटे की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया। साथ ही बोला, मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं, आपके साथ शेयर करूं? उसने पूरे उम्मीद नजर से बाप के चेहरे को देखा। अहमद यार धीरे से मुस्कुराए, पर गासी के चेहरे पर हमेशा की तरह आज भी उम्मीद और नाउमीदी एक साथ देखकर दिल उदास भी हुआ। वो इस बात का राज भी चाहता था, इसलिए हमेशा की तरह पूरी दिलचस्पी से बेटे की तरफ रुख करके बैठते हुए बोला, गासी तुम जानते नहीं हो नहीं क्या? मुझे तुम्हारे मुंह से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात सुनकर कितना मजा आता है। मैं खुद तो साइंस का स्टूडेंट नहीं था, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा तुम अच्छे बहुत जैसे अच्छे उस्ताद नीचे साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है, सिखा दिया। जल्दी से बताओ आज क्या नया बढ़ा? गाजी ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। थैंक्स पापा। आपको पता है हर जानदार हज़ारों करोड़ों खुलियों को जो मजमुआ है। खुलियों की बुनियादी दो अक़साम है, हैवानी खुलियाँ और नबाताती खुलियाँ। इंसान जिस्म हैवानी खुलियों से मिलकर मिलकर बना है। हर एक जिस्मानी एहसास जिसे दिल, गुर्दा, जिगर हज़ारों खुलियों से मिलकर बनते हैं। अहमद की सारी तवज्जो खुद पर महसूस करते हुए गाजी बड़ी जोश से बता रहा था, मैंने जिन खास खुलियों के बारे में आज सीखा है वो हमारे खून की खुलियाँ हैं, जो कि 3 किस्म के हैं, सफ़ेद खुलिये, सुर्ख खुलिये और प्लालेट्स। ये तीनों किस्म के खुलिये एक गडले से पानी में तैर रहे हैं, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। और पिया पापा हमारे खून का रंग सुर्ख सुर्ख खलियों की वजह से ये से नहीं है, बल्कि सुर्ख खलियाँ जो ऑक्सीजन को अपने अंदर जज़ब करके हमारे सारे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, इस ऑक्सीजन की वजह से हमारी उनको सुर्ख रंग मिलता है। पिया पापा उनकी शेप गोल होती है, ये सेंस के जैसे होते हैं। किसी बहुत तंग नाली से गुजरते हुए ये अपनी शराखत बदल कर गुजर जाते हैं। अहमद ने सवाल किया ताकि बेटे को यकीन हो सके कि बाप वाकई सुन रहे हैं। काजी सफ़ेद खैलों का हमारे जिस्म में क्या किरदार है? पापा बहुत ही हैरान कुन सफ़ेद खिलिए हमारे जिस्म की फ़ौज हैं, जो जो 24 घंटे बॉर्डर पर पहरा देती हैं। अहमद यार को हंसी आ गई। काजी तुम्हारा मतलब है हमारे जिस्म में भी सरहदों की रखवाली को जरूरतमंद ना मौजूद जवान मौजूद हैं? गाजी ने भी हंसी में बाप का साथ देते हुए सर इस बात पे हिलाते थे। सच है पापा, बुनियादी तौर पर ये हमारा इम्यून सिस्टम रन करते हैं। कोई छोटे से छोटा बैक्टीरिया जिस्म में चला जाए, ये सिस्टम को हाई अलर्ट कर देते हैं। और पापा इनके कमांड्स को दस्ता जा कर नए आने वाले मेहमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिधर जिधर जरासीम हो जाता है, गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। साथ में पूरी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट बनाकर हेड को ऑर्डर भिजवाई जाती है, जहां पर दुश्मन की ताकत के बराबर हथियार से लेस जवान, जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो इस जरासीम को नेस्त और नबूद कर देते हैं। मतलब वाकई हैरान हुआ था। तो गासी इसका मतलब ये हुआ, अगर जिसम में इसके सफ़ेद खुली मतलूबा मकदार से कम हो जाते हैं तो बीमारियां आसानी से हमें या घर कमाल बना सकती हैं। बिल्कुल ठीक पापा। बल्कि आपको एक और बात बताऊं, ये जो एड्स है ना, बुनियादी तौर पर इस बीमारी में आपके जिस्म में मौजूद तमाम सफ़ेद खुले मर जाते हैं। आपके जिस्म का वज़ीफ़ाई निज़ाम ख़त्म है, जिस्म सफ़ेद खुले बनाने बंद कर देता है। इसलिए एड्स के मरीज़ बीमारियों से लड़ने की दवा सारी उम्र खाते हैं। और पापा इससे मज़े की बात सुने, ये जो खून में जो मौजूद प्लेटलेट्स हैं, अगर ये ना हो तो किसी भी मामूली सी चोट के नतीजे में निकलने वाले खून रुके ही ना, आपके मरीज़ खून से ज़्यादा बहने से मर जा सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स वो खुलिए हैं जो किसी भी जख्म का मुंह बंद कर देते हैं। अब आपने देखा है ना पापा, जब कहीं छुरी का कट लग जाता है या दरवाजे में हाथ आ जाए, खून निकलता है। थोड़ी देर बाद खून गहरा होकर जमना शुरू हो जाता है। वो असल में प्लेटलेट्स हैं जो बाद में खर नटर बनते हैं। बोलते बोलते एकदम रुका, लंबा सांस खींचा। पापा मैं आपको बोर तो नहीं किया? अहमदिया ने नफ़ी में सर हिलाया। बोर नहीं गासी, मैं तो हर दफ़ा तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। और जानते हो, जो भी तुम्हें मुझे अपने चाचू को या गाजी को बताते हो, जब ऑफिस में हम लोग बात करते हैं तो हमारे क्लाइंट्स हैरान हो जाते हैं। वो मानने पर तैयार नहीं होते कि तुम सिर्फ 10 साल के हो। तब आगा जी बड़े फ़ख्र से कहते हैं, मेरा गाजी जब तक 19 साल का हुआ उसने सारी साइंस को गुंगा लेनी है, क्योंकि वो हर वक्त साइंस में सर दिए नजर आता है। आका जी तो हैं ही स्वीट हार्ट, वो मेरे से बहुत प्यार भी बहुत करते हैं। आपको पता होगा जब आखिरी दफ़ा 7 लोग आए थे, आका जी बोले 7 चलो, तुम्हारा और गाजी का मुकाबला होगा। नो शाबा ऊपर ने मना कर दिया। वो बोली, आका जी हम सब जानते हैं कि गाजी आपका बब्बर शेर है और मेरा साथ छोटा सा अट्टे मारने वाला तोता। साथ को अपनी अम्मी की बात पे बहुत बेइज्जती वाली लगी थी। अहमद यार हंसते हुए बोला, फूफो
پھوپھی تمہاری کو بھی تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ساتھ کو غصہ تو آنا ہی تھا۔ آخرکار وہ ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، آپ کو علم ہے کہ ساتھ بڑا ہو کر اقوام متحدہ میں جاب کرنا چاہتا ہے۔ احمد نے بھوئیں اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، واؤ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ پاپا، میں ابھی صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں وکیل نہیں بننا چاہتا، شاید سائنسدان بنوں۔ احمد بیٹے کی بات پر خوش بھی ہوا اور حیران بھی، دیر تک ہنستا رہا۔ سورج ڈھلنے کی تیاری کر کے اپنا سارا ساز و سامان باندھ کر تمام عالم کو الوداعی نظروں سے دیکھ کر بچھڑنے کے پل اتنے بے رحم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف کنڈلی مار کر بیٹھا ہوتا ہے جو دل کو سچائی کا ڈنگ مار کر لہو لہان کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا جب جو روشنی کبھی واپس نہ آئی؟ سورج کو واپسی کا راستہ بھول کر نئے ملک نگری کو نکل گیا تو پھر کیا آنے والا کل قسمت میں لکھا جا چکا ہے یا نہیں؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا گزرا ہو کل میرا تھا یا نہیں، کیونکہ جو گزر گیا ہوتا ہے امید اس سے نہیں باندھی جاتی، امید ہمیشہ آنے والے کل سے لگائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی انسان کے دل میں رب بھی یہ خیال آجا کر دیتا ہے جو اس نے کلام پاک میں رکھا ہے، تمہارے ستارے سیارے اپنے مقرر کیے گئے مداروں میں گھومتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے طے کردہ حد کو پھلانگ سکیں۔ یہ وعدہ کیا یاد آتے ہیں ہی انسان پھر سے امید کی ڈوری ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر سارا دن کا تھکا ہارا رات کا بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیتا ہے۔ اس کو علم ہے اگر بااختیار نے وعدہ کیا ہے تو کوئی طاقت ایسی ہی نہیں جو اس کا اس علم عمل سے روک سکے، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اس سے سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر حاضر ہوتا ہے، مگر جانے سے پہلے ایک دفعہ سب کو اداس ضرور کرتا ہے۔ جیسے اس وقت ظالم کی تھا، بس سے اترنے کے بعد سیدھی نظر سورج کے آخری کرنوں پر پڑتے ہی پھر سے آنکھیں نم ہو گئی، بس اپنے پیچھے دھوئیں کے بادل چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سامنے حتاحت نگاہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، درمیان میں ایک مصروف ترین جی ٹی روڈ پہاڑوں کو کاٹتا ہوا ہموار سطح پر کسی باطن کی طرح بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ آج وہ ظالم کن خیالوں میں گم ہو گئی ہو؟ زینب کی آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، تب ہی وہاں موجود سواری مرکز نگاہ بنی۔ جیپ اور ببر ڈرائیور حاضر تھی۔ زینب اپنا بیگ ڈگی میں پھینک کر اب جیپ کا پچھلا دھاتا اس کے لیے منتظر تھی۔ ان دونوں کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ ظالم نے نقاب کے پیچھے سے ہی ایک نظر بیگ میں مرر سے نظر آتی ڈرائیور کی شکل کو دیکھا، جو کہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، جس کی داڑھی، مونچھیں، لباس حتیٰ کہ پگڑی تک مقامی قبائل لوگوں جیسی تھی۔ ایک دفعہ جیپ چلنے لگی تو اس کے ساتھ ریس لگا کر سورج پہ مکمل چھپ گیا، چاروں اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ ایک پہاڑی پر چڑھنے کے بعد دور سے گھروں کی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں، آگے نہ جانے کیسا رد عمل سامنے آنے والے تھے، نہ جانے زینب کے گھر والے کیسے تھے، وہ اس کو اپنے گھر میں رکنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ان لوگوں نے اس وقت اس کو یہاں سے جانے کا حکم دے دیا تو اس سولز کے آگے مکمل اندھیرا تھا، ایک 60 کیا 20 واٹ کے بلب سے روشنی بھی نظر نہ آتی تھی۔ آبادی تھوڑی اور نزدیک آئی اور جیپ کے ایک گیٹ کے سامنے رکی، ہارن کے جواب میں دوسری طرف سے گیٹ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد پورے 3 منٹ تک جیپ کا جلتی ہی رہی، پھر رک گئی جیپ۔ زینب اس کو مخاطب کرتی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ چلو سارے نکلو، آ گیا ہوم سویٹ ہوم۔ اطراف پر نظر جماتی سارے بھی زینب کے پیچھے ہی نکل آئے، ٹھنڈی ہوا کے تھیٹروں نے استقبال کیا۔ جیپ ایک بہت بڑے گراؤنڈ نما احاطے میں رہائشی حصے کے سامنے رکی تھی۔ گراؤنڈ کے دوسرے اینڈ پر ایک اور عمارت کی روشنی دکھائی دے رہی تھی، مگر سالے کو زیادہ غور سے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ زینب اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو بڑھ گئی۔ چھوٹی سی بار عبور کرنے کے بعد گملوں سے سجی راہ گزر سے ہو کر ایک لکڑی کے پہاڑی دروازے پر اختتام ہوا، جو عین اسی وقت وہاں تھا۔ ان کے سامنے ایک سفید بالوں کو سفید ہی دوپٹے میں چھپائے، سرخ اور سفید نورانی چہرے پر بڑی سی گرم جوشی اور خوش آمدید کہتی مسکراہٹ کے لیے ہستی موجود تھی۔ زینب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دادی شہزادی کہہ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ جھٹ پٹ ان کے کتنے ہی بوسے بھی لیے۔ زینی، تمہارا بچپنا نہیں جا سکتا، چاہے ساری دنیا کو اکیلی فتح ہی کیوں نہ کراؤ۔ دادی سامنے آئی نہیں اور تم پٹری سے اتری نہیں۔ انہوں نے ہلکی سی مصنوعی ڈانٹ پھیلائی۔ اچھا اب ڈرامہ نہ کریں، مجھے جیسے علم نہیں ہے نا، کیسے میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ہائے ڈیڈی کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہائے دادی کیا خوشبو آ رہی ہیں۔ آتے ہی کھانے کی پڑ گئی، پہلے اس بچی کی سے تعارف تو کرو، کیسی سہمی سی کھڑی ہے، کیا اسے کہیں اسے اغوا کر کے لائی ہو؟ زینب ہنستے ہوئے سالے کی جانب مڑی، جس کے چہرے پر خجالت نظر آ رہی تھی۔ ارے ظالم، پریشان نہیں ہو، دادی ایسی ہی جوک مارتی ہیں، ادھر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا، دادی سے ملو، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہی دادی سمجھو۔ پھر دادی سے مخاطب ہوئی، شہزادی جی یہ میری نئی دوست ہے،
पक्की ट्रेड किस्म की अपनी आपकी मेहमान है, इसकी खिदमत के मामले में कोई शिकायत ना आए, देख रही है ना कि ऐसी कैसा चढ़ी का बोर्ड लग रही है। दादी ने कुछ कहे बगैर उसे भी वैसे ही साथ लगाकर प्यार किया जैसे जैनब को किया था। चलो तुम दोनों मुंह हाथ धोकर आओ, खाना बिल्कुल तैयार है। मैं नासिर से कहती हूँ खाना लगाओ देती हैं। दादी के कहने पर जैनब यस सर का सल्यूट मारकर सारे को अपने साथ लिया, अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सारे बोल उठी, तुमने अपनी दादी से झूठ क्यों बोला? अच्छा तो क्या क्या आते ही अपने दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी सुनाहे उम्री सुनाने में बैठ जाती। और फिक्र न करो, जैसे तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे है, बहुत जल्दी देखने वाले खुद ही तफ्तीश करने बैठ जाएंगे। बोलने के साथ साथ उसके हाथ पैर भी चल रहे थे। अबाया उतार कर बेड पर फेंकने के बाद जो गुजरा उतारे उसी तरह लापरवाही से फेंक दिए। अब उसका उसका रुख अब कमरे में मौजूद वाहिद अलमारी की जानिब था, जिसकी खोलने और जायजा लेने के बाद दो हैंगर्स निकाल कर बेड पर फेंकने। अभी इनको यही बताना बेहतर लगेगा, मैं तो मेरी दोस्ती एहतराम करो, कल परसों तक हल निकालते हैं। मगर पीले बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ेगी, जो कि खाली पेट नामुमकिन है। ये उनमें से जोड़ा पूरा आता है। पहनों में अभी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लूँ। दादी तो इंतज़ार के मामले में बहुत बुरी हैं। दूसरा लाला एक नंबर वक़्त घड़ी की सुइयों पर चलने वाला ऐन वक़्त पर मौजूद होगा। जल्दी करो, यहाँ खड़ी अब मेरा मुँह क्या देख रही हो? ज़ैनब के निपटने पर वो किसी रोबोट की तरह उसकी हिदायत पर अमल पैरा हुई। उसकी इस दफ़ा इसने ज़ैनब की खुले से गेयर वाली गहरे सब्ज़ और मेहंदी रंगों के इम्तजाज वाली फ़्रॉक पहन ली। और धरना कहने की गुंजाइश ही ना थी, क्योंकि जो कपड़े वो आते वक़्त पहन कर आई थी वो बस और उसके बाशीशी गिरी जेब की मेहरबानी से उस वक़्त गर्द-ओ-गुबार में अटा हुआ था। जब तक ज़ैनब वापस कमरे में आई, साले हुलिया तब्दील कर रही किए चेहरे पर परेशानी लिए बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। वो अंदर आते ही चढ़ दौड़ी। अब इस वक़्त मुराक़बे की क्या तुक बनती है और सोच क्या कर रही हो? कौन-सा ऐसा नेशनल सिक्योरिटी का मसला तुम्हें दरपेश होगा जो खाने के बाद तक इंतज़ार नहीं कर सकते? सारा ने बेचारी सी सूरत बनाकर उसे देखा जो पीले रंग के सूट में चमक रही थी। वो मैं ये सोच रही थी क्या उन्हीं जूतों में बाहर जाऊँ? ओह! ये तो बड़ा सीरियस मसला है, नेशनल सिक्योरिटी से भी सीरियस। अब जूतों में देखकर हो सकता है दादी तुम्हें उम्र कैद सुना दे या दफ़ा 203 लगा दें। आखिर इतना बड़ा जुर्म है मर्दाना जूतों में ज़नाना पाँव डालकर किसी भी औरत का तमाम घरवालों के दरमियान यूँ सरेआम नज़र आना। तुम रुको, मैं तुम्हारी जान ऐसे नहीं जाने दूँगी। साले को हक्का बक्का छोड़कर जाके एक अदद ज़नाना जूते की जोड़ी ले आई, लाकर साले के सामने फर्श पर पटकी। चलो पहनो और आओ मेरे साथ। कसम से खाने की खुशबू ने पेट से वैसा हाल कर दिया है, और जैसा हाल देख कर बच्चों का होता है, बिल्कुल वैसे ही चूहे मेरे पेट में धमाल डाल रहे हैं। साले चाह कर भी ना कह पाई, जो दोपहर में इतना खाया था वो हजम भी हो गया। राहदारी से गुजर कर दोनों आगे पीछे चलती हुई एक बड़े से कमरे में दाखिल हुई, जो कि देखने में ही बावर्ची नाखाना मालूम हो रहा था, मगर रवायती किस्म के बावर्ची खाने से किसी हद तक मुख्तलिफ था। इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज सिस्टम फिक्स था एक तरफ दीवार के साथ। पूरी दीवार की लंबाई पर शेल्फ्स बने हुए थे, जो कि थे भी सिर्फ ज़मीन के साथ। सीलिंग वाली साइड पर किसी भी ना सेट किया गया था, कुछ भी ना सेट किया गया हुआ था। दरमियान में टेबल के साथ के लंबे दराज बनाए गए थे, जिस पर सिंक में भी फिक्स था। इसकी लंबाई शेल्फ से थोड़ी कम ही थी। उसके एक साइड पर कुर्सियां सेट करके डाइनिंग की शक्ल दी गई थी। दूसरी साइड की दीवार में आतिशदान था, जिसमें इस वक्त भी लकड़ियां जल रही थी, जिसकी वजह से कमरा बड़ा पुरसकून महसूस था। मालोग जान क्या बारात घर पर नहीं है। डाइनिंग की कुर्सी खींचकर साले को बैठने का इशारा करते हुए ज़ैनब ने अपनी दादी से सवाल भी पूछा, जो कि इधर ही एक कुर्सी से पर तशरीफ़ फरमा रही थी। साले के पल्ले सिर्फ इतना पड़ा कि वो किसी घर की पर मौजूदगी पर सवाल करी है। दादी ने खाने की डिश खास साले के सामने रखते हुए जवाब दिया, कल से इस्लामाबाद गया हुआ है, सुबह तक पहुंच जाएगा। समर बेटी खाना शुरू करो। चले मालूक दे दिया ना सबूत कि अब आप बूढ़ी हो गई हैं। इसका नाम सबर नहीं साले है। अच्छा भाई साले, या समझ जो भी है बेटी खाना शुरू करो। जिस चीज़ की ज़रूरत है बिला झिझक कह देना। साले इनके खलूस भरे अंदाज पर सर इस बात में ना हिला सकी। मेज़ पर खुश मेज़ पर खुश शक्ल और कई किस्म के खाना मौजूद थे। ज़ैनब किसी हद कता ज़्यादा भूखे की मानित खाने पर टूट चुकी थी, और इर्द गिर्द से बेनियाज होकर बिरयानी के ऊपर ढेर सारा रायता डालकर किसी भी चम्मच कांटे के बगैर उंगलियों से ही मज़े लेकर खाने लगी। साले ने थोड़ा सा सालन निकाल कर आधा नान उठाकर खाने लगी। ये अलग बात भूख बिल्कुल भी महसूस ना हो रही थी, पर आधा नान खत्म होने पर उसके हाथ खुद ब खुद दोबारा से कीमे मटर के साने की जानिब बढ़े। उसे आधे नान के बाद वो एक पूरा नान और खा गई। मीठे में फ्रूट ट्राइफल रखा था, मगर पेट में गुंजाइश न रही थी। दादी अपना
दलिया ख़त्म करने के बाद मुलाज़िमों को कहो वह बनाने को बोलते हुए उसकी जाने मतवज्जा हुई, "अरे बच्चे, तुमने कुछ लिया ही नहीं, ये मीठा लो ना, चावल निकाल दूँ?" "ये नहीं, ना नहीं दादी जी, बस इतना ही खाऊँगी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खा गई हूँ। ये कीमा बहुत मज़े का बना हुआ है, वरना मुझे तो इतनी की भी भूख नहीं थी।" फ्रूट और ट्रायफल से पूरा इंसाफ़ करती हुई ज़ैनब ने उसको मलामती नज़रों से देखा। तकल्लुफ़ में रहकर हमारा उन्हें अपना नुकसान करोगे, खुलकर खाओ, जमकर खाओ, ताकि दिमाग की फरकीम तेज़ हो, भूले हुए नाम याद आएँ, ज़िंदगी आसान हो। ज़ैनब ने बोले जा रही थी, जिस पर साले का एक रंग आ रहा था और एक जंग जा रहा था, क्योंकि दादी उलझी नज़रों से ज़ैनब को देख रही थी। "ज़ैनी, क्या बोले जा रही हो?" ज़ैनब ने कहका लगाया। "कुछ नहीं, बस एक फ़िल्म देखी थी, उसके डायलॉग्स याद आ गए, मैं उसको कमरे में ले जा रही हूँ। आज चूँकि नवाबज़ादा साहब मौजूद नहीं हैं, इस शादाब मौके से मैं भी भरपूर फ़ायदा उठाऊँगी। जी भर कर सोना चाहती हूँ, लिहाज़ा मेरा कोई मुलाकात आए मेरे दादी समेत उनको बताया जाए कि मैडम जी आज दिन चढ़े तक सोने का प्रोग्राम रखती हैं, क्योंकि ऐसी शानदार ऐशी के मौके अल्लाह कम कम ही देता है। दादी को सब इल्म था, उसकी तकरीर का सारा मकसद वाज़ह था, इसलिए जाने दिया। बल्कि कहा, जाओ जाओ, जाकर आराम करो, मैं गर्म दूध में भी कमरे में भिजवा दूंगी। सिंक से हाथ धोने के बाद दोनों में ही किचन से निकल गई, और जिस राहदारी ने माँ गली से होकर वो किचन तक आई थी, बाहर निकलने पर ज़ैनब ने मुखालिफ सिमत का रास्ता अपनाया। गली में कमरों के दरवाजे भी नज़र आ रहे थे, पर गली की इख्तिताम खुले सहन में हुआ। बाहर आते ही एक दफ़ा फिर ठंडे से इस्तकबाल किया। "तुम तो कह रहे थे कि कमरे में जा रही हूँ, फिर बाहर ठंड में क्यों आए थे?" ज़ैनब के चहलकदमी करते कदम रुक गए। एक तो ये कि खाने के बाद बाहर का निकल कर थोड़ी हवा खाना इस घर के मकीनों की बड़ी बेकार किस्म की एक आदत है। दूसरा, मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रही है? बिलाला ने चादर अच्छे से लपेटे खुले बाल हवा के साथ ढकनियाँ करने लगे थे। मध्यम रोशनी में भी ज़ैनब को उसके चेहरे पर सर्दी की साफ नजर आई। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, "तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नुमान भाई को बुलाकर सारी तफसील से गाह कट के पूछना चाहिए कि उनके इलम में तुम्हारे शोहर के हुली का कोई आदमी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिसको तुम अपना नुमान भाई बोल रही हो वो कौन है, और उसको कैसे कोई इल्म होगा? अरे भाई, वो उस घर में रहते हैं इस वक्त। मैं मालिक तो इधर के वही है। हो सकता है कि कोई हल निकाल दे, देख लो। ये ना हो तुम्हारा भाई सीधे जाकर पुलिस में शिकायत करवाए, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जनाब, जो भी कदम लेना पड़ा प्लीज़ सोच समझ कर लेना, मेरा कज़न पहले ही मेरे खून का पैसा होगा।" सब ने हाथ उठाकर रोका। "गोहर, अब दोबारा कज़न वज़न का नाम मत लेना। दादी के कान बहुत पतले हैं, सवालों की अंबार लगा देगी। मेरा नाम गौहर नहीं, साले है। अदर बलोची में गौहर बहन को कहते हैं, बालोग दादी अम्मा को, और बरास भाई को कहते हैं। अच्छा अच्छा, तभी तभी किचन में मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई थी साले की बात पर।" ज़ैनब ने सर इस बात में हिला दिया और कुछ सोचती हुई बोली, "साले, एक हल निकल सकता है। सबसे ये कह दिए ते हैं तुम गांव के सरकारी स्कूल में स्थानीय भर्ती होकर आई हो। इससे ये होगा, एक तो तुम्हारे बारे में कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, जब तक तुम्हारा भगोड़ा शौहर कहीं से निकल नहीं आता और तुम आराम से हमारे घर रहना, और अगर इधर ना चाहो तो तब भी लड़कियों के हॉस्टल में बआसानी जगह निकल आएगी। लड़कियों का हॉस्टल तो शहर में होगा। नहीं भाई, इधर में ही मैं अपने गाँव में है, जो हमारे घर से पहले रास्ते में आई थी, वो एक प्राइवेट कॉलेज है। मेरा भाई उसका प्रिंसिपल है। ये हमारे इलाके में दूर दूर से लड़कियां इधर पढ़ने आती हैं, खासकर उन लोगों के लिए आइडल है, जो या तो बच्चियों को दूर शहर भेजते हुए डरते हैं, या माहौल पसंद नहीं। कॉलेज तो है, मगर मेयार का कोई भी ना था। अब तो 5 साल हो गए, तादाद भी काफ़ी बन चुकी है। एक अडो जब भी ये भी है कि वो कॉलेज आर्मी के अंडर है, इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। दोनों का रुख वापस अंदर की जानिब था। सारे उसको सुनते ही खामोशी से हिलती रही। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद मरी हुई आवाज़ में बोली, "ज़ैनब, हॉस्टल में रहने के लिए किराया वगैरह देना पड़ता है। मेरी सूरत हाल हर ज़ाविये से पर रोशन है। अम्मी का जेवर भी उसी गाड़ी में भूल गई। वही पास होता तो बेच कर गुजारा कर लेती। ये मसला है तो मैं अभी हल कर के देती हूँ।" ये बोलकर ज़ैनब में अपने अलमारी की जानिब गई। सारे बेड साइड कुर्सी पर विराजमान होकर अंदाज़ा लगाने लगी, मैं मसरूफ़ हो गई। जन्म मुड़ी तो हाथ में हज़ार हज़ार के कई करेंसी के नोट थे। "ये अपने पास रखो।" ज़ालिम इनकारी हो गई। "मैं ये नहीं ले सकती जनाब, पहले ही तुम पर बोझ बन गई हूँ।" कोहर जान, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक़्त इस किस्म के जज़्बाती बयान से मिसाइल का हल निकल कर हमारे सामने नाचने लगेगा, वरना मैं भी कोई 2-4 डायलॉग्स मार ही देती। "ये रकम मेरी ज़ाती है दादी, में मियाँ भाई उसके बारे में नहीं जानते, कर्ज़ा समझ सकती हो। अच्छा अब रोने बैठ जाओ। मैं यहाँ दिलो जान से रातों को बारात कोई हल निकालने के बारे में सोच कर हलकान होती हूँ, और तुम आराम से बैठ कर आंसू बहाओ। एक दफ़ा वो उल्लू का पट्टा हाथ लग जाए
ना तो जो तुम्हें यूँ उल्लू बना गया था है वैसे ज़ाले ये भी तो हो सकता है कि छुट्टियाँ ख़त्म होते ही कहीं से निकल आए, या ये भी तो हो सकता है जल्दी में शादी हुई अब घर वालों को मनाने क्या हो। हाँ, हमें सिर्फ नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हो सकता है वापस आ रहा हो मगर किसी हादसे का शिकार हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, कितनी ज़्यादा बातें सब फर्ज की जाती हैं, जा सकती हैं कमरे में यहाँ से वहाँ फेरे लगाते हुए बोले जा रही थी। साले ने बट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ी तब ही वो धप से साले के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। साले एक आइडिया है, कोई ना हम क्यों ना हम दादी को सारा सच थोड़ा झूठ मिलाकर मदद माँग लें। अगर तुम गाँव की उस्तानी भी बनो तब भी हमें मज़बूत बैग चाहिए होगा। और दादी का सारे गाँव में रौब है, भाई के सवालों को भी देख लेंगे। उसके मुतबादल अगर भाई से मदद माँगेंगे तो सारा सच मनो उगलना पड़ेगा। और जैसा वो आदमी है यहाँ पंचायतों में फैसला देता है, हमारे गाँव के सरदारों में से हम उम्र में सबसे छोटा है और ज़ुबान का सबसे बड़ा है। उससे कोई बरी नहीं, तुम्हें सीधा ले जा कर तुम्हारे कज़न के हवाले कराएगा। ज़रा तुम मेरी जान निकालोगी तो पहले तो तुमने कहा था तुम्हारा भाई हमारी मदद करेगा, अब कुछ और कह रही हो। अरे गोहर जहान के इंसान को हर पहलू पर सोचना चाहिए, एवं अंधाधुंध कदम नहीं उठाना चाहिए। आई मिस इस सही इसी किस्म के जज़्बातीपन का नतीजा इस वक़्त भुगत रही हो। चलो उठो, दादी की दावत में चलते हैं, नहीं तो वो सो जाएँगी। कल भाई वापस होगा, मौका भी है। उठो। उसके खींचकर उठाने पर साले हाथ में थामे रखे हुए वहीं दराज में घुस डालती। उसके साथ वाली होली और कोई चारा भी तो ना था। रास्ते में ज़ैनब ने हुक्म दिया, तुम मत बोलना, सारा बोलने का काम मेरा है। तुम बस दादी की पूछने तो मुंडी हिला देना, और हाँ, रोना बिल्कुल भी नहीं। उस्तानी लगवा दूँ, बच्चों को पढ़ा लोगी तुम। तालीम तो तुम्हारी मैंने पूछी ही नहीं, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। ज़ैनब को अपनी समात पर शक हुआ, क्या क्या है इस तो वो ज़रा ऊंचा बोली। ज़ैनब के कदम रुक गए, वो हैरत से मुंह फाड़ के उसको सरतावा देख रही थी। क्या मजाक करी हो साले, ख्वाह शर्मिंदा होगी। नहीं, सच कह रही हूँ, इसलिए हाउस जॉब मुकम्मल हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में तुम डॉक्टर कैसे बनी, ये तुम अब मेरी इंसल्ट करी हो। मेरी उम्र 26.5 साल है। ज़ैनब का मुँह मज़ीद वाह हो गया। ना करो, तुम मेरे से भी उम्र में बड़ी नहीं हो सकती, जबकि अलग मुझसे 4 साल छोटी रही हो। मुझे सारे कज़न्स सब पे ये ताना मारते हैं, बड़ी बुड्ढी हो गई हो। अभी तक यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं की क्योंकि छोटी उम्र में बड़ा बीमार रहती थी। इधर हमारे गांव में दादी की कई दोस्त कहती हैं बच्ची का जिंदा बचना मौजा है, इसलिए शुरू के साल पढ़ाई बेनाम ही रही। ये तो जब भाई के हाथ लगे तब से अल्लाह, अब तक अल्लाह जानता है जो उस पे रहम इंसान एक दिन भी टिक कर नहीं बैठने दिया। खैर खालसा है, ये है मिस जाले बंदी मुतासिर हुई है, हाथ मिलाओ। बेख्तार मुस्कुराते हुए जाले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे थाप के चेहरे में जोर से खींच कर 2-4 झटके दिए। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गई। एक झटके से दरवाजा खोला गया जो कि पूरी कुवत से दीवार से टकराए। जायनमाज़ पर बैठी सकीना बीबी ने दिल पर हाथ रखकर गर्दन मोड़कर आने वाली आफत को देखा। घर में बच्चे तो होते नहीं थे। जहाँ ज़्यादातर खामोशी का राज रहता था, वहाँ इतनी तरतीबी चौंकाने का बायस ही बनती थी। मगर सामने अपनी नाजों वाली बेटी को गम और गुस्से की तस्वीर बनी खड़ी देखकर उनका दिल नए सिरे से दहल गया। उनका ध्यान गुड़िया की जानिब चला गया। सारा वैसे अपन क्यों खड़ी हो, ऐसे क्यों खड़ी हो? गुड़िया की तबीयत तो ठीक है ना? जवाब में वो अपने बल बल बहते आंसू को सीधे हाथ की जेली से साफ करती हुई आगे आई। हाथ में पकड़ा पाँव से वहीं बेड पर फेंक दिया। एक एक करके जूते के स्ट्रेप खोलने के बाद उन्हें भी वहीं फर्श पर बेतरतीबी से पहन दिया। खुद जाकर माँ के सामने बैठ गई। आप इतनी नेक हैं क्या, कभी अपने रब के सामने अपनी बेटी के लिए हाथ नहीं उठाए? अगर नहीं तो क्यों क्यों नहीं अम्मी? अगर अगर मेरे लिए दुआ करती रही हैं तो कबूल ना क्यों हुई? वो बेमुराद क्यों रही हूँ? मैं बेमुराद क्यों रही हूँ? सहारा, ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ। तुम्हें मेरे सफ़ेद सर का वास्ता, शराब के पीछे भागना छोड़ दो। अल्लाह की मर्ज़ी से इनखराफ करने वाले कभी बामुराद नहीं होते। तुम्हारे बेटे का फ़ोन आया था, गुड़िया को बुखार है। जाओ मेरी बेटी, मत मेरी तबीयत के पर मेरी तरबियत पर कीचड़ उछाल गया। तुझे अपनी औलाद की मोहब्बत में भी बेदार नहीं करती। आपने कभी मेरे दिल में झाँक कर देखा है? हो तो आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। मैं तो सारी ज़िंदगी धूप में जलती गुज़ारती, मैं कैसे किसी के लिए आराम का बायस बनूँ? जानती हैं, अभी उनकी आँखों से उसको देख कर आ रही हूँ। मेरा उन्हीं
नहीं रहा अम्मा, इसके साथ एक औरत और बच्ची थी। अगर उस तरह मेरे दिल को चीरना मकसूद था तो अल्लाह उसको कभी मेरे सामने लाता ही ना। अब कैसे जीऊँ ये सोच कर के वो किसी और का उन आँखों से देखता है जिन आँखों में मेरी मोहब्बत बसी थी। वो उसकी दिन रात की साथी हो गई। अस्तगफुरुल्लाह बोल सहारा, अस्तगफुरुल्लाह, तू शादीशुदा औरत है, तेरे बच्चे हैं, तेरा वजूद सर से आने के बाद अब तक तेरे शौहर की मिल्कियत है। अच्छी बीवी नहीं बनी, अच्छी माँ नहीं बनी, पर अच्छी बंदी ही बन जा। और वो मुनाफ़िकों को पसंद नहीं करता। उनके उनके लिए उसने बड़ा ऊँचा दर्जा कमा कायम रखा रखा है। बेईमानों को वो पसंद नहीं करता। जो दूसरों की इमानत की अमीन ना हो, वो कामिले ईमान वाले कैसे हो सकते हैं? बंदा बंदे से वफ़ादारी ना करे, सहारा पर रब से तो बेवफ़ाई ना करे। मुझे ये रोक देकर कब्र में मत उतारना कि मेरी बेटी मेरा खून मेरा दूध पीकर मेरी बड़ी होने वाली ईमान की उन्हीं दर्जे से भी ख़ारिज हो गई। माँ दीन की बात तब दिल में जा तक जाती है अगर पेट भरा हुआ हो और दिल खुला हुआ हो। नहीं, सारा सिर्फ़ बंजर ज़मीन पर हरियाली नहीं उगती, बाकी तो सख्त से सख्त पहाड़ भी धूल मिट्टी जमा होकर बैठ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ झाड़ियाँ ही सही, झाड़ियाँ इसे पर उग आती हैं। ये क्या तो उन पत्थरों से भी गई गुज़री है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो अचानक इतने सालों बाद मेरे सामने आ गया। तब क्यों नहीं मिला जब मैं उसकी तलाश में गलियों-गलियों खाक छानती रही। जीने मरने के वादे मेरे साथ आकर के आज किसी और का शौहर कैसे बन गया? ये मेरी गलतफ़हमी भी हो सकती है। हो सकता है वो कोई रिश्ते वदार हो वग़ैरह। मुझे इससे राब्ता करना चाहिए। अभी उसी वक़्त उसकी बात पूरी तरह भी ना हुई कि स्कीना बीबी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर झड़ दिया। खबरदार, अगर जो तूने अपने पुराने को करतूत दोबारा से शुरू किए, जिस खानदान की तू बहू है वो लोग तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अगर तेरे बाप को इल्म हुआ तो वो भी एक दफा कि तुझे दूसरा मौका नहीं देगा। अपने कदमों को बुराई की तरफ न जाने से तो पिछले 10 सालों से नहीं रोक पाई। तेरा शहजाद दे जैसा बेटा, अगर अरे कैसी ना बीना है तुझे, तेरे हीरे की पहचान नहीं। ये तू एक माँ है, एक बीवी है, तो कैसे किसी गैर मर्द के इश्क में आहें भरती है? बेगैर माँ बाप के बुढ़ापे का ही ख्याल करते, माँ बाप के बुढ़ापे का ही ख्याल कर ले। मैं अकेली तुम सबका क्या क्या ख्याल करूँ? बाप का, भाई का, माँ का, शौहर का, औलाद का, हर तुम लोगों पर कुछ फ़र्ज़ नहीं है। मैं यहाँ दिन-रात जल रही हूँ। मैंने मोहब्बत की है, गुनाह तो नहीं किया। मुझसे मत लड़ें कि मैं अपने शौहर, बच्चों के बजाय किसी और से मोहब्बत क्यों करती हूँ, बल्कि अपने अल्लाह से लड़ें। उसने क्यों मेरे दिल में उन लोगों की मोहब्बत डाली? नहीं, मुझे शौहर से का शक्ल देखकर मुझे क़या आती है। हालाँकि वो ऐसा मर्द है, गाड़ी में जा रहे हो तो सड़क पर औरतें, लड़कियाँ मुड़-मुड़ कर उसको देख रही होती है। तुम पर मुझे उसकी शक्ल से घिन आती है। उसने तो मेरा कोई कसूर नहीं है जो मेरे दिल में उसकी कोई जगह ना बन सकी। बड़े बुरे लोग अपनी अच्छाइयाँ हमेशा अपनी तरफ मंसूब करते हैं, अपनी नाकामियाँ हमेशा दूसरों पर डालकर आज़ाद होते हैं। तुम्हारा दिल में अहमद यार की अगर मोहब्बत पैदा नहीं हुई, नहीं ना हुई, तो तो बदबख्त औरत, तुम्हारे लिए लम्हाए फ़िक्र ये होना चाहिए कि एक नेक हलाल मर्द की मोहब्बत के बजाय तुम्हें हराम की जानिब क्यों दौड़ाया जा रहा है। जिसके लिए मरती है वो तेरा गैर है, नामहरम है, हराम है। जिसके नाजायज़ हक से मुंह फेरती है, बदबख्त, वो तेरी चादर है, तेरा सतर है, तेरी इज्जत है। आज तक तेरी बचनियाँ देखने के बावजूद अगर लोग चुप हैं तो उसकी नेक मर्द की वजह से, जिसके नाम से तू बचानी चाहती है, जिसके नाम की पट्टी तेरे गले पर बंधी हुई है। अभी तक अल्लाह तुझे मोहला दे रहा है, मगर तुम अकल पकड़ने के बजाय अपनी बेवकूफ़ियों पर उतर आ रही हो। कभी गली बाज़ारों में घूमते हुए आवारा कुत्ते देखना, बगौर से उनको कहीं भी कोई भी पत्थर मारकर धुतकार देता है, मगर कोई ऐसे कुत्ते को भी अंधाधुंध नहीं मारता जिसके गले में उसके मालिक के नाम पत्ते वाली बेल्ट बंधी हो। वो खो भी जाए तो लोग प्लेट से भी ऐसा पत्ता पढ़कर दूसरा वापस मालिक के पास छोड़ जाते हैं। सहारा तेरे पास भी अगर अहमद यार का नाम ना होता तो लोग सरेआम थू थू करते। अभी भी वक़्त है, सँभल जाओ। जाओ अपने घर में अपनी बेटी की खबर लो। वो नीयत बाँध कर खड़ी हो गई, जबकि सहारा बड़बड़ाती हुई माँ वहाँ से उठ गई, अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। खुद अपनी बेटी के साथ सौतेलियों से सलूक करती हैं, वैसे मुझे बच्चों से मोहब्बत की लेक्चर दिए जाते हैं। बगैर चैन के अंधेरी रात में 2 हवेले केवल अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रहे थे। हवा की हुई थी, सर्दी होने के बावजूद फ़िज़ा में एक बोझलपन था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा भी इंसान के गुनाहों पर पर्दे डाल डाल कर थक गया हो। अब किसी हारे हुए बूढ़े की तरह थक कर ऊँघ गया था। ये गैर आबाद गुंजान इलाका था, हर तरफ खेत ही खेत थे, जिनमें तैयार खड़ी फसल माहौल को मज़ीद खौफनाक बनाने का बायस बन रही थी।
वहीं खेतों के दरमियान एक कोठरी पर, जो कि किसी वक़्त में पानी वाली मोड़ की तरह तौर पर इस्तेमाल होती जा रही होगी। इस वक़्त वहाँ कोई मोटर ना थी, बल्कि 3 अफ़राद मौजूद थे। वो 2 भाई जिस्मों और करख्त शक्लों वाले आदमी, जिनमें से एक दीवार के पास बिछी चारपाई पर बैठा अकेला ही ताश में खेल रहा था। दूसरा फर्श पर बिछी चटाई पर बैठकर अपने फ़ोन पर रेडियो सेट करने की कोशिश कर रहा था। दोनों दोनों के पास असलहा मौजूद था। कमरे के दाएँ कोने में खिड़की के पास फर्श पर एक नौजवान इस हालत में बैठा हुआ था, उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। कपड़े इंतहाई गर्दन और दोनों हाथों और पैरों को रस्सियों की मदद से इस कदर मजबूती से बांधा गया हो, रस्सियों के नीचे से जल्दी बुरी तरह से मुतासिर हो जल्द बुरी तरह से मुतासिर हुई थी, जिसमें से खून रस रहा था। कमरे के बाएं जानिब कुछ खाली बर्तन मूंदे पड़े थे। अचानक खामोशी का सपना चीरकर एक गोली सरसराती हुई खिड़की के रास्ते अंदर आई, और जो वह चारपाई पर लेटा ताश खेल रहा था, उसका खेल हमेशा के लिए बंद कर गई। उस दौरान दूसरा आदमी फौरन में बंदूक की जानिब लपका। बौखलाहट में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते ही खौफ से अंधाधुंध हर सिमत बाहर फायर करने लगा। इस बार भी किसी अनजान सिमत से आने वाली गोली ने हर तरफ दोबारा से खामोशी फैला दी। 10-20 सेकंड बाद दरवाज़ा कामत का लबासों वाले नकाब पोश मर्द कमरे में दाखिल हुए। एक अलर्ट पोजीशन में दरवाजे से बाहर की जानिब रुख करके खड़ा हो गया, जबकि दूसरा कमरे का सारा जायजा लेने के बाद अपना बिस्तर होल्डर वापस लगाकर ज़मीन पर मौजूदा शख्स के सामने झुका, जो कि अपना सर घुटनों में छुपाकर खौफ के मारे बाकायदा काँप रहा था। नकाबपोश ने अपनी पतलून के पीछे पिछली जो जेब में से एक तस्वीर बरामद की। तस्वीर वाले आदमी और जो सामने मौजूद टारगेट एक ही इंसान था। उसके बाद एक मजबूत मर्दाना लबो लहजे आवाज़ में पूछा, जनाब, एक अपना नाम आपका नाम ज़हीर अहमद है? प्रोफेसर ज़हीर अहमद? जी जी, मैं ही हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मुझे मत मारो। नकाबपोश ने अपनी पंडली के साथ बंदा वह चाकू निकालकर फिरती से ज़हीर अहमद के हाथ और पाँव की रस्सियाँ काटने के बाद आँखों की पट्टी भी खोल दी। कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। तब तक दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दिए गए। फ़िक्र की बात बिल्कुल नहीं है प्रोफ़ेसर साहब, आप बिल्कुल महफ़ूज़ हैं। अभी 2 मिनट बाद पुलिस वाले पहुँच जाएँगे। उनके साथ हमारा आदमी होगा, उसका नाम बिलाल है। वो आपके आगे खैरियत से आपके घर तक पहुँच जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इतनी बात करके नकाबपोश अपनी जगह से उठा और अपने साथी के पीछे बाहर निकल गया। जब तक प्रोफेसर को सारी बात समझ में, वे दोनों अंधेरे का हिस्सा बनकर गायब हो गए। पुलिस की 2 गाड़ियां पूरे 2 मिनट बाद वहां थी। नकाब हट चुका था। भारी बूट मिट्टी में निशान छोड़े हुए एक सिमत में आगे बढ़ते जा रहे थे। पाटन से हम मौका वारदात से 500 मीटर दूर आ चुके हैं। टारगेट कामयाबी से हासिल हुआ है, इसलिए बराह करम तुम अपनी बंदूक पर गिरफ्त ढीली कर सकते हो। यस सर। वो जो आगे चल रहा था गहरा सांस खींचकर रह गया। साहब एकदम ढीले पड़ गए, हथियार पर से अपनी गिरफ्त हटा ली, जबकि उसका बास हंसते हुए करने के खेत में घुस गया, जिसमें पर मातहत को सख्त नागवारी हुई। इजहार करने से चौंका नहीं। ये जो आपकी हरकतें हैं ना, किसी दिन हमें मरवाएंगी। खेत के अंदर से हरकत के साथ साथ एक सवाल आया, साहबजादे कभी हाई अलर्ट मोड से भी हर से बाहर निकल दिया कर, जिनकी असल में बड़ी खूबसूरत है। मुझे इल्म है जी किसके दर खूबसूरत है, और अगर अपनी दुश्मनों के मज़ीद कोई आदमी यहाँ आगे पीछे भी छुपे हों, तो ज़िंदगी मज़ीद हसीन होने के इम्कानात इंतहाई उजागर करेंगी। यार, इन लोगों का सारा गिरोह पकड़ा आ चुके हैं। बॉस भी मर गया है। शाम को मुकम्मल तौर पर कुचला चुके हैं। इसलिए मैं छोड़ो छोड़ो मैं फ़िक्र दुनिया की, और लो ये गन्ना खाओ। एक तो मैं सख्त आजिज़ हो चुका हूँ, और दफ़ा किसी मिशन पर ना जाने पर ये आम की पेड़ा मरूद जामुन और आज ही करने कहाँ से आपको खुशबू आ जाती है। भाई, तुम हुए जल्ले सरे मजाज के आदमी, तुम्हें सिवाय बारूद के और किसी चीज़ की खुशबू नहीं आती नहीं। वैसे एक बात बताओ, वो खुद पकड़ नड्डी पर इस दफ़ा उसके आगे चल रहा था, जो कि थोड़ी देर पहले वाली कोफत भुलाकर गन्ना खा रहा था। ये जो लाहौर वाली खबरों के मुताबिक वहाँ से तुम एक लड़की समेत फ़रार हुए थे, वो लड़की किधर है? मेरी समझ से बाहर है कि आप क्या पूछ रहे हैं। कमाल है, ये क्या खबर है? तुम्हें देखते सुनते, और या एक मिनिस्टर के बेटे को उसकी शादी वाले रोज़ जब तो वो बाथरूम गया, जिससे किसी जहरीली चीज़ ने डस्ट किया, जिसम पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं पाया गया, मगर जहर इस कदर तेज था, बंदा मौके पर ही मर गया। मिनिस्टर साहब नीम पागल हो गए। मज़े की बात यह है कि दूल्हा मर गया, पर दुल्हन भी गायब है। कुछ तजिया निगारों में का ये कहना है कि जब दूल्हा मर गया तो दुल्हन को वहाँ से हटाना नहीं चाहिए था। अगर अब सारा वाक़या एक एक्सीडेंट के बजाय एक क्राइम सीन बन गया। कई टीवी चैनल ये भी कह रहे हैं लड़की ने अपने शनासा के साथ फ़रार होने से पहले अपने कज़न और होने वाले शौहर को ज़हर दे दिया। सर, आपकी एंड वाली बात बुक्स है
मेरी खबरों में गहरी नज़र रखे हुए हैं। कहीं भी किसी चैनल पर भी लड़की का ज़िक्र नहीं आया। लड़की गायब हुई या नहीं, या बाद ख़ानदान वालों ने बाहर लीक होने नहीं दी। और जहाँ तक रही लड़की को गायब करके क्राइम सीन बनाने वाली बात, तो सर ऐसा सोच समझ कर ही किया गया है ताकि उसके बाप को इल्म हो सके। 15 साल पहले किया गया वादा पूरा किया जा चुके हैं। तुम ये भूल गए हो कि हम लोग अपना साथियात के लिए लड़ना छोड़ चुके हैं। हाँ, मगर पुराना कर्ज सर पर लेकर पढ़ना फिरना मुझे पसंद नहीं है सर। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये इंतकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सरख़ुरू हूँ उस लड़की को, हाँ, वो कहाँ छोड़ा है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। एक बात तो पक्की है कि आप मेरी जासूसी करना बंद कर सकते हैं। देखो यार, ये काम मेरा अपना अपना जीना मरना और ना बचना और छोना है, कभी बंद नहीं हो सकता। सर, कम से कम मुझे मेरी ज़िंदगी में थोड़ी-सी प्राइवेसी तो दे दें। आपके सामने तो अब नंगापन-सा महसूस होता है। मेरे हर काम की आपको खबर हो जाती है। खामोश माहौल में ज़बरदस्त कहका यंग मैन, मुझे असल मौज़ू से मत हटाओ। जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। मुझे इल्म है इसलिए पूछा है यार, तुम जानते होगे मेरे रिश्तेदार, मैं जानता हूँ मगर मेरे लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने अपने दुश्मन की बेटी से शादी क्यों की है? क्या उससे बदलू लेगे? थोड़ी देर में खामोशी छाई। मैंने तो शादी नहीं, निकाह किया है, और नहीं मैंने किसी का इंतकामी जज़्बे के तहत ये काम नहीं किया। ना ही मैं औरत से बदला लेने को अच्छा समझता हूँ। तो तुम दोहरा म्यार नहीं अपना रहे। तुमने अपनी ज़िंदगी में एक औरत से इंतकाम लिया था और बड़ा ही सख्त बदला लिया। फिर खामोशी का वक़्फ़ा था। वो औरत मेरी कसूरवार थी, ये औरत बेकसूर है। इसलिए तुम उसको मरने के लिए एक बंद घर में छोड़कर फरार हुए थे। अब वो वहाँ नहीं है। तुम्हें कैसे इल्म हुआ सर आपको? अपना सवाल थोड़ा बेवकूफ़ाना नहीं लग रहा? ज़ाहिर बात है मुझे अभी वैसे ही इल्म हुआ जैसे आपको एक डिटेल पता है। क्या ये तुम्हारा प्लान था? जी नहीं, मेरा प्लान उसको वापस लाहौर उसके घर छोड़कर आने का था, मगर इस लड़की के दरमियान में आने की वज़ह से चौपट हुआ। अगर ये तुम्हारा प्लान था तो फिर अच्छा हुआ कि वो लड़की उसको अपने साथ ले गई, मगर आगे क्या होना है? ऐसे कैसे वो किसी के घर रह सकती है? मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कल ही उसको वहाँ से निकाल कर उसके अपने घर वापस छोड़ाऊँ। वैसे भी जिस खतरे की वजह से उसकी नौकरानी ने मेरी मदद की मांगी थी, जब वो बंदा ही नहीं जिंदा, तो अब उसको क्या खतरा? आराम से अपने घर जाए। किसने? क्योंकि उसको बस नहीं बसा नहीं उसको मैं उसको बसा नहीं सकता। मिनिस्टर मरा नहीं है, ना ही उनकी सारी फैमिली नीम पागल हुई है। इस बच्ची को तो वो जेल लोग जेल कौवों की तरह नोच खाएंगी। तुम फिलहाल ये पैकेट इस खर्च के पते पर पोस्ट कर देना जहाँ वो गई है। वो उसकी निगरानी खुद कर लूँगा। आप ये काम बराह रास्त भी कर सकते हैं। हाँ, मगर कभी कभी मुझे अच्छा लगता है जब तुम कोई अच्छा काम करो। आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूँ, सिवाय आपके साथ मुंह मारी करके मैं अच्छा काम ही करता हूँ। दोनों 2 मील पैदल पैदल चलने के बाद अपनी सवारियों तक पहुँच चुके थे। उसने एक पैकेट अपनी जेब में रखा। बारी-बारी जिसमें फिट किया। उसके असलहा, चाकू वगैरह निकाल कर एक काले बैग में डाले। 2-3 मिनट बाद दोनों अफराद का हुलिया तब्दील हो गया। ओके सर, हेड क्वार्टर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़ जवान। दोनों गाड़ियाँ अपने पीछे गर्ज के बादल छोड़ती वहीं हवाएं एक दूसरे की मुखालफत सिमत में रवाना हो गई। तो ये था आज के नंबर के सेकंड बार कैन। कैसा लगा आप सब लोगों का नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लेगा सब्सक्राइब। मेरा चैनल तो बजता बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो हम पहले नंबर पढ़ते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।